नमस्ते बच्चों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने धातु और अधातुएं, उसके रासायनिक गुणधर्म, उनके भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है एक प्रकार से धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, यानी जो धातुएं हैं और अधातु हैं ये दोनों मिलकर किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं और यहाँ पर जो है आयनिक यौगिक का निर्माण करती हैं। फिर बात करेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म और धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं के किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है। धातुएं और धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्ता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती हैं, यानी संयुक्ता कोष यानी जो अंतिम कोष होता है उससे संयुक्ता कोष कहलाता है, और पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पर नियोन है और आर्गन है, इनके बाह्यतम कोष जो है पूर्ण भरे हुए हैं, क्योंकि प्रथम कोष, द्वितीय कोष यानी अंतिम कोष में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें। तो धातु या अधातुएं कैसे भी क्रिया करते हैं, तो हम उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसमें जो है अष्टक पूर्ण रहे। प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त का अर्थ क्या है कि अष्टक पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के विन्यास क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, और पूर्ण होने के कारण ये तत्व जो धातु अधातुएं अभिक्रिया करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं। तो सोडियम यानी इसका जो है बाह्यतम कोष में K-L-M कोष होता है, तो 2, 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाह्यतम कोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये तो हमने सोडियम यानी क्लोरीन के साथ सोडियम की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अंतिम कोष को हम देख रहे हैं, इसमें रेड डॉट में आपको दिखाई देता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, दे देता है, तो इसका अंतिम कोष एक प्रकार से खत्म हो जाता है। तो फिर ये जो इसमें बचते हैं बाह्यतम कोष, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। तो 8 तो यानी इसके बाह्यतम कोष में 2 अंदर 10 और 1 इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण होने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन की हम बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 2, 8 और 7। अंतिम कोष में आप देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें डॉट के रूप में दिखाई दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ये सोडियम से ग्रहण करता है, तो इसके अंतिम कोष में भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, इसलिए क्लोराइड ऋणायन क्लोरीन प्रदान करता है, तो इसलिए एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, इसलिए क्लोरीन Cl- जो ये प्राप्त होता है। धातु या अधातु कैसे भी क्रिया करती हैं इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम में बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप डॉट में देख भी सकते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से ग्रहण करता है, इसलिए इसके बाह्यतम कोष में भी 7 और इसमें यहाँ पर सोडियम में 8, तो दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देने वाला धन है, लेने वाला ऋण है, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी यहाँ पर जो है आपस में स्थिर विद्युत बल से बंधे। ये आयनिक यौगिक या विद्युत यौगिक कहलाते हैं। विद्युत यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और इसमें जो है आयन इसमें उपस्थित होते हैं। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, जो यहाँ पर AgCl2 की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे, ये अधिक ठोस होते हैं। ये यौगिक सामान्य भंगुर होते हैं तथा दाब लगाने पर या डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। आयनिक गुणधर्म की बात करते हैं, इनका गलनांक या क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी इसको पिघलने के लिए और जमने के लिए इसमें जो है यहाँ पर यानी भाप में बदलने के लिए अधिक यहाँ पर जिसका इसमें ताप या दाब लगाना पड़ता है। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि से विलायकों में अविलेय होते हैं।
तो विद्युत संयोजक यौगिक जैसे हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, तो ये केरोसिन इसको डुबो कर रखते हैं ताकि घुलता नहीं है, जल में घुल जाता है और तीव्र गति के साथ जलता भी है। तो पेट्रो आदि जैसे विलायकों में ये क्या रहता है, अविलेय होता है। तो यहाँ पर आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से ये इनमें अविलेय, ये जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे जब इसमें एक प्रकार से यहाँ पर बैटरी लगाकर उसको देखते हैं, तो इसमें ये विद्युत का चालन करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटीय धातुओं का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है, धातुओं की प्राप्ति कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटीय जो है धातु का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक रूप में भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिजों को एक प्रकार से यहाँ पर हम जो है पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु का भी मात्रा में होती है, इसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, जो हम एक प्रकार से खनिजों में कोई विशेष धातु का भी मात्रा में होती है, इसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, अयस्क कहते हैं। धातु की प्राप्ति के बारे में यहाँ पर इसमें चर्चा करें, यानी धातु की किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे से आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ धातुओं के, तो ये एक प्रकार से कम अभिक्रियाशील। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। तो ये किसी न किसी अवस्था के रूप में ये उपस्थित रहते हैं। जब पोटेशियम अयस्क हैं और सोडियम अयस्क हैं, तो इसका मतलब क्या, खनिज इसको प्राप्त करते हैं। इसलिए सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे जिंक, लेड और यहाँ पर आयरन आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती हैं। यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए, यानी ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में कार्बन, जैसे जिंक सल्फाइड है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है आदि की चर्चा करें। जैसे यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं ये प्रकार से, और अधिक क्रियाशील होती है, विद्युत अपघटनीय होती है। फिर आगे हम इसकी बात करते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु हैं जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, कार्बन के उपयोग से अपचयन से ये प्राप्त होते हैं। Ag और Au यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो है एक प्रकार से सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो धातु की प्राप्ति के बारे में हमने यहाँ पर इसकी चर्चा करी है कि किस प्रकार से जो है, इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो है क्या सीखा है, एक प्रकार से धातुओं की एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं और धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करी हमने इसमें, और लास्ट में हमने धातु की प्राप्ति के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक यहाँ पर संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम इसकी जो है यहाँ पर कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी इसमें जो है इसके कुछ यहाँ पर इसमें दे रखते हैं गैंग क्या है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। धातु के शुद्धिकरण की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। इस लेसन में से संबंधित जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर आपको जो है ये ग्रुप में मिल जाएगा।